राधे राधे दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल फार्मेसी चैंपियन में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमने पहले कवर कर चुका था। हमने ये वाला इधर से जितनी टॉपिक दिख रही है यहाँ तक, यानी कि एसएआरएफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट तक हमने अपना टॉपिक कवर कर रखा था, जिसमें अभी हमको लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कई बार क्लासिफिकेशन पूछा हुआ भी है। अभी हम आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, इसमें क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है। जब मैं एग्जाम दे रहा था अपना तो उसमें क्लासिफिकेशन पूछा था। ठीक है, अब हम इसमें क्या बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्टिंग इस वीडियो में बात करेंगे, और उसके डायरेक्ट एक्टिंग के जितने भी ड्रग हैं उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा, और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसके बाद उसका सिंथेसिस रहेगा, और उसके बाद यूज रहेगा। तो सिंथेसिस वाला जो स्टार कंपाउंड उसी का बस हमको सिंथेसिस पढ़ना है। बाकी उसका जितना भी जो स्टार कंपाउंड है उसका पूरा चीज हमको पढ़ना है। बाकी सबका स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म एंड यूज बस पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन चलो क्वेश्चन बैंक हम आपको दिखा दे रहे हैं, जो इसका पेपर है प्रीवियस ईयर्स का, ये भी दिखा देते हैं। ये इसमें देखो मेरा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेडिसिनल में एक क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ था, व्हाट इज ए सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड क्लासिफिकेशन। देखो ध्यान से देख लो, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। ये सन 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, जो कि मेरे एक मित्र का था, उनसे मैं मांगा। और क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनर्जिक ड्रग, तो इसमें देख लेते हैं पहले क्लासिफिकेशन कैसे किया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो ड्रग एक्टिंग एंड देखो तीन प्रकार से हम इसे एड्रीनर्जिक ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है हमारा ड्रग एक्टिंग, दूसरा है हमारा मिक्स्ड एक्टिंग, और तीसरा है हमारा इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, अब ड्रग एक्टिंग कितने प्रकार का होता है? ड्रग एक्टिंग दो प्रकार के होता है, अल्फा एगोनिस्ट एंड बीटा एगोनिस्ट। ठीक है, तो अल्फा एगोनिस्ट में कितने कौन कौन से आते हैं? नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव आता है। इसके बाद नॉन सेलेक्टिव में दो ड्रग आते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन आता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेलेक्टिव की, तो सेलेक्टिव हमारा दो ड्रग आता है, अल्फा एगोनिस्ट और अल्फा 2 वाला एगोनिस्ट वाला ड्रग आता है। अल्फा एगोनिस्ट एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट वाला ड्रग आता है। अब उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, किस कैटेगरी का? कोई पूछ दिया कि बताइए फिनाइलेफ्रिन किस कैटेगरी का ड्रग है, तो कैटेगरी पूछा है तो आप बताओगे एड्रीनर्जिक ड्रग। अगर क्लास पूछ दे तो बताओगे डायरेक्ट, अगर बताओगे अल्फा एगोनिस्ट क्लास का है। ठीक है, तो अल्फा एगोनिस्ट में फिनाइलेफ्रिन आता है, हमारा मेथोक्सामाइन आता है। ठीक है, अल्फा 2 एगोनिस्ट में अगर हम बात करें तो क्लोनिडीन आता है, गुआनाफिसिन आता है, गुआनाबेंज आता है, डिटोमिडीन आता है, रेमिफ्रिडीन आता है, मेटोमिडीन आता है। ठीक, अब हम अगर बात कर लेते हैं बीटा एगोनिस्ट का, इसमें नॉन सेलेक्टिव आता है और सेलेक्टिव। इसमें भी वही चीजें रहेंगी, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तुम देख लो, नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव है, उसी प्रकार इसमें भी वही चीजें रहेंगी, नॉन सेलेक्टिव सेलेक्टिव, आइसोप्रोप्रेनोलॉल, एपिनेफ्रिन, बीटा 1 एगोनिस्ट। अब देखो बीटा 1 एगोनिस्ट में हमारा आएगा डाबूटामीन, और बीटा 2 एगोनिस्ट में आएगा हमारा टरबूटालिन। देखो यहाँ पर अगर नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ अपने, टरबूटालिन आता है, सल्बूटामॉल आता है, और मेटोप्रोनॉल आता है, रेटोड्रिन आता है। इसको पढ़ लेना, ये हर साल फिक्स की कैटेगरी में रहता है। 90% मानकर चलना कि ये पूछना ही पूछना होता है। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट का क्लासिफिकेशन या ऐसे पूछेगा, व्हाट इज ए सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द एड्रीनर्जिक ड्रग, या फिर ऐसे पूछ देगा कि एड्रीनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन। दो नंबर में पूछ देता है इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। हमने उसमें देखा था कि सबसे पहला कौन कैटेगरी का था? डायरेक्ट एक्टिंग वाला। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्टिंग की, फिर इसके बाद मिक्स्ड एक्टिंग की बात करेंगे, फिर इसके बाद इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट एक्टिंग की बात कर लेते हैं। तो दीज आर दोज ड्रग एजेंट, ड्रग या कहो या एजेंट कहो, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं डायरेक्ट एक्टिंग को, इसमें क्या हो रहा है, फिर इसके बाद एक एक ड्रग को देखते चलेंगे। और इसमें जो स्टार कंपाउंड है, अगर आप सिलेबस देखेंगे, इस ड्रग में जो स्टार कंपाउंड है हमारे पास, अगर आप सिलेबस देखिए तो उसमें फिनाइलेफ्रिन जो है ना वो स्टार कंपाउंड है। डायरेक्ट एक्टिंग में देखो यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिंग का चिन्ह लगाया है, इसमें हमारा स्टार कंपाउंड फिनाइलेफ्रिन है। इसको अच्छे से पढ़ना, बाकी सबका ना पढ़ोगे तो पर भी उतना प्रॉब्लम नहीं होना, क्योंकि स्टार कंपाउंड 7 नंबर या 10 नंबर पूछता है, और जो बाकी के बचे हुए ड्रग होते हैं इसे 2-2 नंबर में पूछता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्टिंग होता क्या है। दीज आर दोज ड्रग विच डायरेक्टली बाइंड विद द एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, ऐसे ड्रग जो कि डायरेक्टली बाइंड होते हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर से, यानी कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ये सब पढ़ चुके हो। एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जब ये हमारे अल्फा और बीटा के रिसेप्टर जाकर बाइंड करेंगे तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे। द एक्शन प्रोड्यूस आर ऑफ रैपिड ऑनसेट ऑन एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। जब ये एक्शन प्रोड्यूस करेगा तो ये रैपिड ऑनसेट एक्शन देगा और शॉर्ट ड्यूरेशन में, मतलब बहुत कम समय के दौरान में हर रैपिड एक्शन देता है। डायरेक्ट एक्टिंग वाले जितने भी ड्रग आएंगे, डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे कौन कौन से ड्रग हैं पहले हम ये देख लेते हैं। चलो सिलेबस में ये ध्यान दे दो, नॉन एपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामाइन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डाबूटामीन, आइसोप्रोप्रेनोलॉल, डरबूटालिन, सल्बूटामॉल, बिटेल्टेरॉल, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन। ये हमारे डायरेक्ट एक्टिंग के सारे ड्रग हैं, जिसमें हमारा फिनाइलेफ्रिन एंड सल्बूटामॉल ये तो स्टार कंपाउंड है। देखो यहाँ पे स्टार लगा हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्टिंग के ड्रग हैं। चलिए बात करते हैं एक एक ड्रग को। नॉन एपिनेफ्रिन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो नॉन एपिनेफ्रिन की स्ट्रक्चर्स होती है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं इसे 4 बार बताऊंगा तब आप जाकर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। पहले एक हम बेंजीन बनाएंगे, और उस बेंजीन के बगल में OH कैटेकोल रिंग जोड़ देंगे। OH में अगर हम ऐसे जोड़ दें जिसे हम कैटेकोल रिंग कहते हैं, इसके बाद इसमें हम ऐसे OH जोड़ देते हैं ऊपर, और नीचे के साइड में कुछ नहीं रहेगा, बस बगल में NH2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉर एपिनेफ्रिन ड्रग। नॉर एपिनेफ्रिन ड्रग हो गया। इसे हम कहते हैं नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं, एड्रीनलिन ड्रग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम नॉर एड्रीनलिन ड्रग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की समझें, आप तो स्ट्रक्चर देख लिया नॉर एपिनेफ्रिन का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन। तो कौन कौन से मैकेनिज्म इसके हैं? तो नॉर एड्रीनलिन
ध्यान दीजिएगा, नॉर एड्रेनलिन इज द वासोकॉन्स्ट्रिक्टर दैट प्रीडोमिनेटर स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर। नॉर एड्रेनलिन वासोकॉन्स्ट्रिक्शन का वर्क करता है जो कि प्रीडोमिनेंट स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर को ये स्टिमुलेट का काम करता है। अल्फा 1 रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? ये हमारे स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स टू कॉज पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये क्या कॉज करता है? पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर को कॉज करता है। मैंने बताया ना कि नॉर एड्रेनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन हमारा वासोकॉन्स्ट्रिक्शन का वर्क करता है अल्फा 1 रिसेप्टर पर एंड पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। और ये क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। जाहिर सी बात है कि वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? उभरना। तो उभरने का जब काम किया तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। कभी भी आप लोगों ने सांस लेते हुए देखोगे तो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया। कभी भी कोई भी जब लपा जैसे मैं अभी कर रहा हूं तो लपा अगर कोई सांस ले रहा है तो उस दौरान कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो उसमें क्या होगा कि उसकी ब्लड प्रेशर उस वक्त इंक्रीज हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि इट आल्सो हैज सम बीटा 2 रिसेप्टर। कुछ मात्रा में नॉर एड्रेनलिन बीटा 1 रिसेप्टर भी जाकर बाइंड होता है जिसकी एक्टिविटी द अगेंस्ट एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन ए पॉजिटिव। इसका जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है इनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन द हार्ट हायर डोज। अगर हम इसे हायर डोज की मात्रा में दें तो हार्ट पर इसका कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलता है नॉर एड्रेनलिन का। इसके बाद हम इसके यूज की बात करें तो नॉर एपिनेफ्रिन इज यूज टू राइज ब्लड प्रेशर। यह ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है इन ए पेशेंट में विद सीवियर एक्यूट हाइपोटेंशन। या हाइपोटेंशन का वर्क करता है। शॉर्ट टर्म लो ब्लड प्रेशर, इसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। सॉरी मैंने राइज बोल दिया था, राइज मतलब घटाना होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लो ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को नीचे करता है, मतलब गिरा देता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अब एपिनेफ्रिन का। तो स्ट्रक्चर एपिनेफ्रिन का ये है जिसमें हमारा एक बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा, दोनों बगल OH मतलब कैटेकोल रिंग जुड़ा रहेगा। बस जो आपने नॉर एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर देखा था उसमें थोड़ी माइन्यूट मात्रा में डिफरेंसेस हो जाएगा। इसी जगह आकर CH3 जोड़ देना, ये हमारा एपिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर बन गया। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आई? तो लाइक ठोक दीजिएगा। इसके बाद में मिलते हैं आपसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए मिल रहे हैं। एपिनेफ्रिन इज ए सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। एपिनेफ्रिन एक सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट वाला ड्रग है। इट विल गिव द इफेक्ट ऑन बोथ अल्फा 1 एंड बीटा 1। ये हमारा इफेक्ट बोथ यानी दोनों रिसेप्टर पर देता है। अल्फा वाले भी रिसेप्टर पर भी देता है, बीटा वाले भी रिसेप्टर पर देता है। यूजिंग द जी प्रोटीन लिंक रिसेप्टर। ये हमारा बॉडी में एक GPCR पाया जाता है जो कि आप 5 सेमेस्टर पढ़ोगे, इसी सेमेस्टर पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में। GPCR होता क्या है? GPCR का फुल फॉर्म होता है ग्वानिन प्रोटीन चैन और GPCR रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमारा GPCR का फुल फॉर्म हो गया। और लिंक सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ये GPCR प्रोटीन क्या है? एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम है, ठीक है। इट हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर बीटा रिसेप्टर। इसकी जो एफिनिटी होती है बीटा 2 रिसेप्टर पर ग्रेटर होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है इन स्मॉल डोज देने पर। एपिनेफ्रिन डायलेट वाई बीटा 2 एनर्जी रिसेप्टर। अगर एपिनेफ्रिन हमारा बीटा 2 एनर्जी रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करता है तो उसकी जो वर्क होगी वो डायलेट हो जाएगी, यानी कि अगर बीटा 2 रिसेप्टर जहां पर भी पाया जाता है वहां की जो मसल्स होंगी वो डायलेट कर जाएंगी। और क्या कर रहा है? द ब्रोंकाई एंड वासोकुलेटर स्पेशली इन द स्केलेटन मसल में और वासोकुलेटर यानी कि हार्ट में भी बात कर रहा है और ब्रोंकाई इसकी जो क्रिया होगी वो डायलेट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलाई ऑफ द बीटा एनर्जी रिसेप्टर इंक्रीज द हार्ट रेट। अगर हम बीटा एनर्जी जैसे कि अगर हम एपिनेफ्रिन को दे दिए और एपिनेफ्रिन जाकर जैसे कि हमारा एपिनेफ्रिन है और एपिनेफ्रिन ये हमारा क्या है? एक रिसेप्टर है, ये हमारा एक रिसेप्टर है और यहाँ से एपिनेफ्रिन आया कोई एक ड्रग और इस पर जाकर बाइंड कर दिया। तो वही कह रहा है कि जब इस पर बाइंड कर दिया तो मान लो ये हमारा बीटा 2 रिसेप्टर है, बीटा 1 रिसेप्टर है, तो ये इंक्रीज द हार्ट रेट या हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। एंड कंट्रैक्टिलिटी ऑफ कार्डियक मसल्स वाइल स्पेंडिंग द कोरोनरी आर्टरीज। अब क्या कह रहा है कि कंट्रैक्टिलिटी मतलब कंट्रैक्शन क्रिया कार्डियक मसल्स में बढ़ा देता है, स्पेंडिंग द कोरोनरी आर्टरीज को स्पेंड कर देता है अपनी ड्रग को, ठीक है। यूज देख लेते हैं। एपिनेफ्रिन इज यूज्ड अलोंग विद द इमरजेंसी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट में हम एपिनेफ्रिन का यूज करते हैं टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक्स। यह हमारे ट्रीट करता है हमारी बॉडी में जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होने की चांसेस रहती हैं, जैसे कि अगर बाइट कर ले कोई भी इंसेक्ट तो एलर्जीज हो जाती है, मौसम बदल जाए तो एलर्जीज हो जाती है, फूड एंड मेडिकेशंस अगर हम कोई अननोन मेडिकेशंस का यूज कर लें तो भी एलर्जी रिएक्शंस हो सकती हैं। अननेसेसरी फूड का यूज कर लें जो कि हमारी बॉडी को नहीं मतलब इफेक्ट बेहतर शो करे तो उस दौरान हमें एलर्जिक रिएक्शंस होने की संभावनाएं रहती हैं। तो उस दौरान हम एपिनेफ्रिन का यूज करते हैं, एपिनेफ्रिन ड्रग का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टार कंपाउंड की। स्टार कंपाउंड की बात करते हैं। हमारे स्टार कंपाउंड हमारे सिलेबस में दिया, यानी कि यह क्वेश्चन आ जाता है 7 नंबर और 10 नंबर में। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, फिनाइलेफ्रिन के स्ट्रक्चर्स की। तो स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं, जो कि एक बेंजीन रिंग जुड़ा है उसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH जुड़ा हुआ उसके नीचे OH जुड़ा हुआ है, इसके बाद CH2 है, NH है और CH3 है। एक बार ध्यान से फिर से सुनिएगा कि एक बेंजीन रिंग है उसके ऊपर OH लगा हुआ है और उसके जस्ट बगल वाला जो पोजीशन है जिसे हम पैरा पोजीशन मेटा पोजीशन कहते हैं, उसे में CH जुड़ा हुआ है, इसके साथ OH, CH2 है, फिर NH है, फिर CH3 है, ठीक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रिन की। सिंथेसिस ऑफ फिनाइलेफ्रिन की सिंथेसिस के बारे में बात करें तो फ्रॉम 3-क्लोरोएसिटाइल फिनॉल की बात कर रहा है। देखो यह 3-क्लोरोएसिटाइल फिनॉल है जिसके माध्यम से हम फिनाइलेफ्रिन को प्राप्त करेंगे। यह हमारा 3-क्लोरोएसिटाइल फिनॉल है। अब फिनॉल के स्ट्रक्चर में हम जानते हो कि अगर बेंजीन रिंग जोड़ दें और उसके ऊपर OH जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल हो गया, ठीक। यही कह रहा है। इसके बाद अगर इसके ऊपर क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 3-क्लोरो हो गया, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? OH से। तो नंबरिंग OH से कर रहे हैं तो 1 2 3, तो 1 2 3 कर रहे हैं नंबरिंग के 1 2 3। तो इसमें क्या हो गया कि 1 2 3 3-क्लोरोएसिटाइल फिनॉल, एसिटाइल COO CH3 एसिटाइल फिनॉल ये हो गया,
ठीक, इसके बाद CH3NH2HCl, CH3NH2HCl हो गया, जिसकी उपस्थिति में हम बेंजीन रिंग के साथ OH CO CH2NH बनाते हैं। इसमें बदलाव कहां पर हुआ ये हम देख लेते हैं। इसका जो CH2 है ये आकर जुड़ गया, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव, CH3 में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, CH2 आकर जुड़ गया, ध्यान दीजिएगा, और इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, NH आकर जुड़ गया, यानी कि जो हमारा बाहर निकला है वो हमारा H2 है। अब देखो इसमें जो कैटालिटिक रिएक्शन यूज कर रहे हैं फिनाइलेफ्रिन को प्राप्त करने के लिए वो हमारा कैटालिटिक रिडक्शन है और H2 की उपस्थिति में। H2 में सोचना कि जो बाहर गया तो उसी को H2 को ले लिए, H2 हमने पुनः डालना है, ठीक है, रीजनरेशन का वर्क किया था, तब हमें जाकर फिनाइलेफ्रिन प्राप्त हुआ। अगर नहीं समझ में तो दोबारा वीडियो को देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो इट इज सेलेक्टिव डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, इट इज ए पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बट लेस पोटेंट देन एपिनेफ्रिन। यह एक प्रकार की ड्रग जो सेलेक्टिव होती है और डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होती है। इट इज ए पोटेंट, ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का वर्क करता है बट लेस पोटेंट देन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन से यह लेस पोटेंट होता है, मतलब इसकी क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है एपिनेफ्रिन की तुलना में, लेकिन ये पोटेंट होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन में। इट इज मेटाबोलाइट बाय मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम, इसको हम मेटाबोलाइट कर सकते हैं किसके द्वारा, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा, या में AOE के द्वारा हम इसको मेटाबोलाइज करते हैं। एंड इट इज लैक ऑफ कैटाकोल मोइटी, लैक ऑफ कैटाकोल मोइटी के कमी के कारण इसे हम प्राप्त करते हैं। हेंस नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय COMT के द्वारा इसे हम नॉट मेटाबोलाइज कर सकते हैं, यानी कैटेकोल आर्थो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इसका फुल फॉर्म है, जिसके द्वारा हम इसे मेटाबोलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक, यूजेस की बात कर लेते हैं, तो इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द सीवियर हाइपोटेंशन, इसको हम सीवियर हाइपोटेंशन में इसका यूज हम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज सेलेक्टिव एगोनिस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द नॉन प्रेसिपिटेशन नेजल डिकंजेशन, नॉन प्रेसिपिटेशन नेजल डिकंजेशन में इसका हम यूज करते हैं। यूज टू ट्रीट ओपन एंजाइना ग्लूकोमा, यूज टू ट्रीट ओपन एंगल ग्लाउकोमा, इसका हम यूज ओपन एंगल ग्लाउकोमा में करते हैं, ठीक है, ग्लाउकोमा को ट्रीटमेंट करने में करते हैं। अब देखो जितने भी ड्रग बचे हुए हैं जैसे क्लोनिडीन है और आपका ये आइसोप्रोटेनॉल है, टर्बुटालिन है, बिटलटोराल है, नेफाजुलिन है, मिथाइलोपेड है, जितने भी ड्रग हैं उसका हम फोटो अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में एंड व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, आप वहां से जाकर ले लीजिएगा और आसानी से पढ़ लीजिएगा। बाकी जितने भी ड्रग पड़े हुए हैं हमारे ग्रुप से जुड़े रहिए, आपको मिलता रहेगा। बाकी जो स्टार कंपाउंड वाला ड्रग है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो पूछने का चांस पूरी 95% होती है, इसलिए अब बात कर लेते हैं हम साल्बुटामाल का जो स्ट्रक्चर होता है ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ एक OH जुड़ा हुआ है, OH CH2 CH OH NH2 C के ऊपर CH3 इसको कम से कम 3-4 मेडिसिन एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको स्ट्रक्चर से याद करने, सिंथेसिस याद करने तो कम से कम इसे 100 बार 50 से 100 बार लिखना पड़ेगा, 20-30 बार नहीं, कम से कम 50 से 100 बार, तब जाकर बाकायदा दिमाग में घुसेगा। और एग्जाम के टाइम से तो कम 20-50 बार तो कर ही लेना, पहले एग्जाम से पहले 50-100 बार लिखो, इसके बाद एग्जाम के टाइम 20 से 25 बार लिखेगा, ठीक है। इसके बाद देखो बेंजीन के साथ OH जुड़ा हुआ है, फिर OH CH2 जुड़ा हुआ है, इससे स्टेबल है, CH के साथ OH जुड़ा हुआ है, CH2NH के ऊपर CH3 ये ध्यान दीजिएगा, 3 CH3 लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, इसके बाद उसके जस्ट बगल में NH रहेगा, इसके जस्ट इधर रहेगा CH2 बार-बार कह रहा हूं, इसे दिमाग में धसा लीजिएगा 4 बार लिखकर। बात कर लेते हैं इसकी सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस ऑफ साल्बुटामाल की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या है, एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन के साथ OH जुड़ा हुआ है, उसमें CH2OCH जुड़ा है, जिसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं। अगर इसके क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड और क्लोरो एसिटाइल क्लोराइड के साथ इसको हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है, HOCH2 और HO, मतलब ये जस का तस, ये वाला जो ड्रग है ना, ये वाला जो ड्रग है ये जस का तस यहाँ पे सेट हो गया। अब इसमें अंतर क्या कर दिया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें अंदर क्या कर दिया, क्लोरीन को बाहर कर दिया है, इसमें क्या किया है, क्लोरीन को बाहर कर दिया और इस पूरे चीज को क्लोरो एसिटाइल मतलब एसिटाइल क्लोराइड को पूरा जोड़ दिया, क्लोरो को हटा दिया, ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब किसकी उपस्थिति में NH2C CH3, यानी कि ये जो इसके साथ 3 जुड़े थे CH3 इसके साथ जो CH3 3 जुड़े थे ना, देखो यहाँ 3 लगाया हुआ है CH3, तो ये हमारा एक प्रकार का कैटालिटिक रूप में नहीं काम कर रहा है कि कंपाउंड के रूप में काम कर रहा है, जो कि रिएक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड देता है। देखो दिया है वही चीजें सेम उतार दिया है, बस यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हमेशा 3 वैलेंसीज रहनी चाहिए, 3 या 5, तो ये हमारा नाइट्रोजन के साथ 3 वैलेंसीज बनाकर CH3 जोड़ दिया है, बस यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ये बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद हमारा जो फाइनल ड्रग बन रहा है वो साल्बुटामाल की स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, जिसमें हमने सबका सब सेम था, जो लास्ट में ये वाला जो पड़ा हुआ था वो यहाँ पर आकर उतर गया, तो ये आप ध्यान में रखिएगा और 2-3 बार लिखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में साल्बुटामाल एक्ट एज ए फंक्शनल एंटागोनिस्ट, साल्बुटामाल एक प्रकार का फंक्शनल एंटागोनिस्ट का वर्क करता है टू रिलैक्स द एयरवे इरिस्पेक्टिव ऑफ स्पास्मोजिन, इसमें यह रिलैक्स करता है एयरवे यानी कि ब्रोंकाइज में स्पास्मोजिन की इरिस्पेक्टिव क्रिया को, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑल ब्रोंकल कंस्ट्रिक्शन चैलेंजेज। और यह क्या करता है साल्बुटामाल हमारे जो ब्रोंकियल ब्रांचेज हैं उनमें जो भी एयरवे में जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस उत्पन्न होती हैं या फिर रुकावटें होती हैं या फिर वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाती हैं, तो उस दौरान सांस लेने में अगर समस्या होती है तो साल्बुटामाल का यूज हम करते हैं। अब इसके देखो, इट इज रिलैक्स द स्मूथ मसल्स ऑफ ऑल एयरवे फ्रॉम द ट्रैकिया टू द टर्मिनल ब्रोंकाइल्स। टर्मिनल ब्रोंकाइल्स के ट्रैकिया वाले पार्ट में स्मूथ मसल्स होता है जो कि रिलैक्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, लेकिन अगर वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इन्फ्लामेशन या कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट हो रही है तो उस दौरान हमें थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, तो जिस समस्याओं को सॉल्व करने के साल्बुटामाल देते हैं। बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, तो इट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा COPD, यानी कि इसका यूज हम अस्थमा में करते हैं, COPD में करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में करते हैं, कफिंग में करते हैं, फॉलिंग ब्रीथनेस मतलब कि सांस लेने में समस्याएं होती हैं उसमें हम इसका कर सकते हैं।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ग्रो कराने में बड़ा ही संभवित प्रयास करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और इससे भी अच्छी बेहतरीन वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा और हर टॉपिक पर इस वीडियो पर बात की जाएगी। एक से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, स्टडीज़ होंगी और जितनी भी जीपैट से रिलेटेड, नाइपर वाइपर सबसे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो के माध्यम से और अदर आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आप लोगों को वहाँ से अच्छी नॉलेज दी जाएंगी। अभी मेरा शुरुआत हुआ है, अगर मैं दिल से आपसे कोई भी मेरे से मिस्टेक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। हो सकता है पढ़ाने में कोई भी त्रुटियाँ मेरे दिख रही हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।